नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी एक और कहानी, मैं मैसेज और तज़ीन। पिछले करीब 1.5 बरस कुछ ठीक बीते थे। खाने पीने की, रोज़ की ज़रूरतों की चीज़ें ज़्यादा आसानी से मिल जा रही थीं। हम दोनों बहनों भाई की स्कूल की फ़ीस भी आसानी से जाने लगी थी। इसके साथ ही एक और बात हो रही थी कि मेरी पढ़ाई अब डिस्टर्ब होने लगी थी, क्योंकि अब मेरा थोड़ा बहुत नहीं, कई घंटे दिन हो या रात फ़ोन पर बातें करते बीतता था। रात चाहे 10 बजे हो या 11-12 या फिर 2, मेरे मोबाइल की घंटी बजती रहती थी। मैं आने वाली इन कॉल्स को चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकती थी, क्योंकि आखिर इन्हीं कॉल्स के कारण ही तो 1.5 बरस से दिन अच्छे बीतने लगे थे। तो आखिर इनको इग्नोर करके अच्छे बीतते दिनों को ख़राब क्यों करती और कैसे करती। इसलिए घंटी किसी भी समय बजे मैं उस कॉल को लपक कर रिसीव करती। मेरे इस काम में रुकावट ना आए, इस गरज से घर के बाकी लोगों से अपने को अलग थलग कर लिया था। खाना सबसे अलग खाने लगी थी, यहाँ तक कि बाथरूम में भी मोबाइल अपने से अलग ना करती। मैं इन सब की कीमत भी चुका रही थी। नींद पूरी नहीं होती थी, आंखों में जलन होती रहती थी, सिर में दर्द बराबर बना रहता था। सबसे बड़ी बात यह कि जब फीस के लाले थे तब मेरे पास पढ़ने के लिए ढेर सारा टाइम था। जब फीस आसानी से देने की व्यवस्था हो गई थी तो लिखने पढ़ने के लिए टाइम नहीं था। बस हर समय बात, घंटी बजते ही बात, तरह तरह के अनजान लोगों से बात, और बात भी कैसी, जिनका कोई मतलब नहीं। गंदी फुहड़ता से सनी बातें, सेक्स से शुरू होती और सेक्स पर ही ख़त्म होती बातें। ऐसी बातें जो सारे भाव, सारा मूड एकदम गड़बड़ा देती, भ्रमित कर देती। 1.5 बरस पहले भले ही पैसे की बहुत तंगी थी, खाने पीने, फीस के लाले थे, मगर तब जीवन में चैन था। इस 1.5 बरस में मेरी ज़िंदगी को उलट पलट देने का काम किया पापा के मोबाइल पर बार बार आने वाले एक ख़ास तरह के मैसेज ने। पापा वकालत करते हैं। लखनऊ की लोअर कोर्ट में वकालत करते उन्हें 20 साल हो गए हैं, मगर आज भी वह उन्हीं वकीलों की कतार में खड़े हैं जो दिन भर में बस किसी तरह रोटी दाल का जुगाड़ कर लेते हैं, किसी तरह बच्चों को हाई स्कूल इंटर तक पढ़ा भी लेते हैं। पापा आज भी शादी में मिली मोटरसाइकिल से ही कोर्ट जाते हैं। जिस दिन पेट्रोल का पैसा नहीं होता, उस दिन निषादगंज की 7 गलियों को पैदल ही नाप देने की उनकी आदत पड़ गई है। शाम को भी जैसे तैसे आते हैं, थक कर एकदम चूर। 9 बजते बजते एकदम बेसुध होकर सो जाते हैं। गनीमत है तो सिर्फ इतना कि मकान निजी है। बाबा की मौत के बाद पुश्तैनी मकान के 4 हिस्से हुए। तीनों चाचा अपना अपना हिस्सा बेचकर और पैसा लगाकर दूसरी जगहों पर बड़े मकान बनाकर रहने लगे, लेकिन पापा तंगहाली के चलते यहाँ नहीं कर सके। मिले हिस्से की मरम्मत कराना ही उनके लिए नया मकान बनाने जैसा था, और अब भी है। चौथा हिस्सा जो मिला वह रेलगाड़ी के एक डिब्बे जैसा, मात्र 15 फुट चौड़ा और 50 फुट लंबा। आगे पीछे लाइन से 3 कमरे, बीच में एक आंगन जिस पर ऊपर जाल पड़ा है। जर्जर हालत में ऊपर जाने का जीना। उसी के नीचे लैट्रिन बाथरूम और एकदम पीछे की तरफ एक रसोई। ऊपर छत पर एक कमरा जिस पर टिन सेट पड़ा है, जो गर्मियों में भट्टी सा तपता है और जाड़ों में बर्फ की कोठरी बन जाता है। पापा अम्मा गर्मियों में एक 20 साल पुराने ऊषा के खड़ खड़ कर चलने वाले टेबल फैन के सहारे सोते हैं, और जाड़ों की ठिठुरती सर्दियों में एक पुरानी रजाई, एक पुराने से कंबल के सहारे रात बिताते हैं। कंबल जब पुराना हो जाने के कारण कई जगह से फट गया था, छेद हो गए थे, तो माँ ने अपनी पुरानी धोतियों को उस पर चढ़ाकर कथरी की तरह सिल दिया। ऐसा 2-3 बार वह कर चुकी हैं, जिससे वह काफ़ी भारी हो गया है, मगर ठंड से बचने में मदद जरूर करता है। टिन शेड वाले इस कमरे में बाबा के ज़माने का ही मजबूत और बड़ा तख्त भी, और यही बिस्तर एक पुराना रेडियो जो अक्सर ख़राब रहता है। पापा अम्मा के
कमरे का अभिन्न हिस्सा है। इसी में पापा की कोर्ट कचहरी के सारे पेपर्स फाइलें भी रहती हैं, जिन्हें हम में से किसी बच्चे को छूने की इजाज़त नहीं है। बेहद संतोषी, सीधे साधे मेरे पापा और अम्मा मानो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हम सबके साथ पापा अम्मा एक साथ मिलकर खाना खाते थे, मगर मोबाइल पर लगे रहने के चलते मैं डांट डपट के बावजूद अलग खाने का मौका ढूंढती रहती और फिर स्थायी रूप से अकेले ही खाने लगी। पापा 9 बजते और बाकी सब 10 बजते बजते बिस्तर पर पहुंच जाते हैं। माँ ऊपर कमरे में जाने से पहले मुख्य दरवाज़ा चेक करना आज भी नहीं भूलती। हम सबका बिस्तर भी ठीक करना उनकी आदत सी बन गई है। हम लोग लाख अपने बिस्तर लगा ले, लेकिन उन्हें चेक किए बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता। पापा अम्मा को आज तक हमने अलग सोते या किसी भी बात पर कभी झगड़ते छोड़िए कभी तेज आवाज़ में बोलते भी नहीं सुना। 1.5 बरस पहले पापा 9 बजे ऊपर जाते वक्त मोबाइल ऑफ कर देते थे, फिर उसे खोलकर बैटरी निकालकर एक जुगाड़ू चार्जर में रात भर के लिए लगा देते। मोबाइल का चार्जर काफ़ी समय से ख़राब हो गया था, लेकिन नया चार्जर लाख कोशिशों के बाद भी तब खरीदना संभव नहीं हो पाया था। सुबह जल्दी उठना और आधा घंटे योग ध्यान करना पापा अम्मा की दिनचर्या में शामिल है। हम लोगों का भी सुबह जल्दी उठना, योग ध्यान करना जरूरी था। यह सब हमारे परिवार की सेहत को बहुत बढ़िया बनाए हुए था, बल्कि यह कहें कि अभी भी बनाए हुए हैं। मगर मोबाइल की घंटियों ने मुझे इससे भी अलग कर दिया। दिनचर्या बर्बाद कर दी तो सेहत बिगड़ने लगी। इसकी नींव उस दिन पड़ी जिस दिन मैंने पापा के मोबाइल में पहली बार मैसेज पढ़ा, किसी भी समय बनाए प्यारे दोस्त, वॉइस चैटिंग करें, मस्त बातें करें। मुझे है इंतज़ार एक ऐसे प्यारे दोस्त का जिससे मैं दिल की हर बात कर सकूं। करिए दोस्तों से गर्मा गर्म चटपटी बातें किसी भी वक्त। मैंने यह मैसेज तब पढ़ा था जब एक दिन मेरी एक फ्रेंड ने कहा था, यार जब भी तुमसे बात करने के लिए फ़ोन करती हूँ तो वह बंद ही रहता है। मेरी वह सहेली देर रात तक जागने, टीवी देखने, दोस्तों से बातें करने की आदी है। उसके पास उसका अपना बढ़िया सा मोबाइल है। मेरे पास मोबाइल होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। किसी भी समय क्लाइंट से संपर्क बनाए रखने की गरज से पापा बड़ी जोड़ तोड़ करके मोबाइल ले पाए थे। मेरा मन भी लोगों का मोबाइल देखकर मचल उठता था। बाबा आदम के ज़माने के टीवी पर रोज़ मोबाइल के ऐड देख देख कर एकदम दीवानी हो उठती थी, मगर तब तो हमारे लिए सपना था ऐसा। उस दिन जब उस सहेली ने ताना मारा तो मैंने पापा अम्मा के सो जाने के बाद मोबाइल की बैटरी लगाकर उसे ऑन किया था। सोचा शायद उस सहेली की कॉल आ जाए। फिर उत्सुकता वसी उसका मैसेज बॉक्स खोला, जिसमें तमाम मैसेज ऐसे थे जिन्हें पापा ने खोला ही न था। मैंने खोला तो उसमें कुछ क्लाइंट्स के थे तो कुछ यही चैटिंग के। उन्हें पढ़ा तो जाने कैसी उत्सुकता जागी कि मैंने दिए गए नंबर पर कॉल कर दिया। छूटते ही उधर से आवाज़ आई, हेलो, स्वागत है आपका वॉइस चैट सर्विस में। आप जिनसे बात करना चाहते हैं वह अभी व्यस्त हैं। आप लाइन पर बने रहे, हम शीघ्र ही आपको कनेक्ट करेंगे। और फिर ऐसा हुआ भी। मिनट भर भी ना बीता था कि एक लड़की लाइन पर आई और बड़ा इठलाते हुए बोली, हेलो, कौन बोल रहा है? मैंने तुरंत अपना नाम बता दिया, तापसी। आप कौन? उसने तुरंत उसी तरह इठलाते हुए कहा, तापसी, मैं नेहा बोल रही हूँ, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। उसकी शुरुआती बातचीत से ही मुझे अजीब सा लगा कि कैसी दोस्ती, न जान न पहचान और सीधी इतनी अंतरंग बातें। मैं कुछ घबरा भी गई तो कहा, रखती हूँ, दिन में बातें करूँगी, बहुत रात हो रही है। इस पर वह एकदम बोली, नहीं प्लीज़ तापसी, ऐसा नहीं करना, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद वह तुरंत सेक्स की बातों पर उतर आई। मैं अकेले होती हूँ तो ऐसा करती हूँ, तुम क्या करती हो? अपना फिगर बताने लगी, मेरा पूछने लगी। ऐसी ऐसी बातें की कि मैं हक्का बक्का हो गई। शर्म सी महसूस हो रही थी और डर भी रही थी कि कहीं पास ही सो रहे भाई बहन जाग न जाएं। मैं उसकी बातों में ऐसा उलझ गई कि फ़ोन काट दूं या भी न कर पाई। अचानक 15 मिनट बाद लाइन अपने आप ही कट गई।
तो मेरे जान में जान पड़ी, मगर जैसे ही पता चला कि यह बैलेंस ख़त्म होने के कारण हुआ है तो मैं डर गई कि सवेरे पापा को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगे। हैरान परेशान मैंने फिर से फ़ोन खोलकर उसी तरह बैटरी चार्ज होने के लिए लगा दी। नेहा की बातों के कारण मैं उस दिन देर तक सो नहीं सकी थी। वैसी बातें मैंने पहली बार की थी, तमाम बातें पहली बार सुनी थी। उसकी बेलाग बातों में से कुछ जहाँ शर्म पैदा कर रही थी, वही कुछ बातें रोमांचित कर रही थी, अजीब सा तनाव पैदा कर रही थी। बहुत देर से सोने के कारण सवेरे माँ की आवाज़ पर उठ तो गई, लेकिन आंखें दिन भर कड़वाती रहीं। फिर दिन भर शाम को पापा डांटेंगे या सोच कर भी परेशान होती रही। पढ़ाई में दिन भर मन नहीं लगा। अपनी उन सहेलियों को देखा जो मोबाइल पर कॉलेज में भी किसी न किसी तरह बातें करती रहती थी। तमाम रोक के बावजूद वो मोबाइल लाने मौका मिलते ही बातें करने से बाज नहीं आती थी। ऐसी 2 सहेलियाँ थीं जिनसे मेरी ज़्यादा करीबी दोस्ती थी, बल्कि आज भी है। एक नमिता और दूसरी काव्या। कॉलेज में मौका मिलते ही मैंने इस बारे में भी दोनों से बात की, या छिपाते हुए कि पैसे की तंगी के कारण मेरे घर में मोबाइल का टोटा है। एक जर्जर मोबाइल किसी तरह पापा की या कहें कि घर भर की गाड़ी खींच रहा है। उन दोनों से मैंने नेहा की एक एक बात बता दी। सेक्स वाली बातें भी जस की तस बता दी, जिन्हें सुनकर दोनों कभी हंसती तो कभी बेशर्मों की तरह आहें भरती। पूछती तुमको कैसा लग रहा था। मुझसे बार बार वही बातें रिपीट करवाती जो नेहा ने कही थी। मैं जब गुस्सा होकर वहाँ से चलने को होती तो दोनों मुझे पकड़ लेती। मुक्ति तब मिली जब फिर क्लास का टाइम हुआ। उस दिन घर पहुँचने तक भी मेरी बेचैनी कम नहीं हुई थी, बल्कि पापा के आने और उनकी डांट को लेकर बढ़ गई थी। यही सोच कर परेशान थी कि वो पूछेंगे कि किसको फ़ोन किया था, तब क्या बताऊंगी। हालांकि डायल नंबर तो डिलीट कर दिया था। घंटों की यह बेचैनी तब खत्म हुई जब शाम को पापा आया और कुछ भी नहीं कहा। मैं डरी सहमी सारे काम करती रही और फिर देखते देखते रात का खाना पीना सब खत्म हुआ और रोज़ की तरह सब अपनी अपनी जगह सो गए, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। नेहा की बातें दिमाग में अब फिर से ज़्यादा उमड़ने घुमड़ने लगी थी। नज़र बार बार प्लग पर लगे जुगाड़ू चार्जर की जलती बुझती छोटी सी लाल लाइट पर जा रही थी, जिसे मैजिक चार्जर कहते हैं। जैसे जैसे रात बीतने लगी, नेहा से बातें करने को मन मचलने लगा। बार बार अपनी जगह से सिर उठाकर भाई बहन को चेक करने लगी कि दोनों सो गए कि नहीं। घंटे भर इंतज़ार करने के बाद जब मुझे लगा कि दोनों सो गए हैं, तो इत्मीनान कर लेने की गरज से बाथरूम जाने के बहाने उठी कि ठीक से जांच लूँ कि दोनों सो गए हैं। बाथरूम जाकर लौटने के बाद जब मुझे यकीन हो गया कि दोनों सो गए हैं, तो मुझे लगा कि मानो मैं आज़ाद हो गई हूँ। कदम जैसे अपने आप ही चार्जर की तरफ बढ़ गए। जल्दी जल्दी मोबाइल फिट किया और उस पर्ची को निकाल कर नेहा को नंबर मिला दिया, जिस पर कल नंबर नोट कर मैंने रख लिया था। नंबर तुरंत मिल गया। नेहा तुरंत लाइन पर आ गई। उस दिन उसकी बातों से यह भी पता चला कि यह नंबर ही उसकी आईडी है। उसे डायल करने पर सीधे उसे ही मिलेगा। उसने यह भी बताया कि जैसे ही एंगेज मिले तो फ़ोन काट दिया करो, नहीं तो किसी दूसरी आईडी पर मिल जाएगा, मुझसे बात नहीं हो पाएगी। उस दिन भी नेहा ने ऐसी ऐसी बातें की कि फ़ोन काटने का मन ही नहीं कर रहा था। मन के एक कोने में यह डर भी सता रहा था कि बैलेंस ख़त्म हो रहा है, मगर नेहा की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। उसकी बातों से जब शरीर में कई जगह में तनाव सी हरन सी महसूस करने लगी, तो फ़ोन काट कर डायल नंबर डिलीट किया और चार्जर में बैटरी लगाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। नेहा ने ऐसी बातें कही थी कि तन मन कल्पना के रंगीन सागर में गोते लगाने लगा था। उस दिन जीवन में पहली बार अपने ही अंगों को, अपने ही तन को जगह जगह कुछ अलग सा एहसास करते हुए छुआ था। अंगों के साथ अजीब से
किए जैसा नेहा से सीखा। इन सब से जैसी अनुभूति हुई वह सब मेरे लिए पहला अनुभव था। अगले दिन काव्या और नमिता से मैं बात करने की सोच ही रही थी कि दोनों ने मौका मिलते ही खुद ही पूछताछ शुरू कर दी। मैंने कई बातों को छुपाते हुए तमाम बातें फिर बता दी। फिर उस दिन दोनों ने मुझे जो बताया उससे मैं असमंजस में पड़ गई। उन दोनों ने बताया कि यह सब तो मोबाइल कंपनियों का धंधा है जिसे वॉइस चैटिंग कहते हैं। जहाँ तक मालूम है उन्हें मालूम है कि ये कंपनियाँ अपने सभी मोबाइल यूजर्स को ऐसी चैटिंग करने के लिए मैसेज भेजती रहती हैं। मैसेज की लैंग्वेज ऐसी होती है कि पढ़ने वाला एक बार तो रिंग कर ही देता है, और इन नंबरों पर रिंग करने पर जो लड़कियां बात करती हैं उन सब की अपनी एक आईडी होती है। बात करने वाला चाहे तो उसी आईडी पर बात करे या फिर बदलता रहे। इन लड़कियों को बात करने के बदले ये कंपनियां पैसा देती हैं। जितनी ज़्यादा बात उतना ही ज़्यादा पैसा। इसलिए लड़कियां फ़ोन करने वाले से ऐसी बातें करती हैं कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बातें करे और फ़ोन काटे ना, या वह जिस तरह की बात करना चाहते हैं वैसी ही बातें करती हैं। फ़ोन पर बिना जाने बुझे किसी से बिना मिले दोस्ती का कोई मतलब ही नहीं होता। इसमें लड़कियां या बात करने वाला जब तक ना चाहे तब तक कोई एक दूसरे का असली परिचय या मोबाइल नंबर भी नहीं जान सकता। लड़कियों की आईडी पर फ़ोन करने वालों का नंबर शो नहीं होता। फ़ोन करने वाले जब फ़ोन करते हैं तब कंपनी किसी आईडी पर कनेक्ट कर देती है। मतलब कि जब तक दोनों खुद ना चाहें कोई एक दूसरे को जान नहीं सकता। सारा खेल लुक छिप के जुबानी मस्ती करने, पैसा कमाने का है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे के चक्कर में लड़कियां हर वक्त बतियाने को तैयार रहती हैं। बात करने वाले को ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां वह बिना किसी लाग लपेट शर्म संकोच के अपनी सारी बातें कह लेता है। एकाध लोग तो ठीक बात करते हैं, बाकी सब वही गंदी, अश्लील और सिर्फ सेक्स की ही बातें करते हैं। वास्तव में ये सब अपनी दमित इच्छाओं को यहाँ निकालते हैं। फ़ोन करने वाले सब के सब मर्द ही होते हैं। लड़कियां, औरतें कोई भूले भटके या रेयर ही करती। इन आईडी पर बात करने वाली कम उम्र की लड़कियां ही नहीं बल्कि हर उम्र लड़कियां हैं, औरतें हैं, यहाँ तक कि 50-55 की औरतें भी। सहेलियों की इन बातों ने मेरी दुखी और बढ़ा दी कि यार बैठे बैठे पैसा भी मिलता है। मुफ्त की मस्ती भरी बातें, मज़ा ही मज़ा। उस दिन मैंने रात में फिर बात की, मगर नेहा की जगह किसी और की आईडी मिली। वह कोई बहुत मैच्योर महिला थी। घर में जैसी आवाज़ें आ रही थी उससे साफ जाहिर था कि घर में कई लोग थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसे में कैसे बात कर ले रही है। मैंने फ़ोन काट दिया। दूसरी बार नेहा की आईडी फिर एंगेज मिली। ऑपरेटर की जैसे ही यह आवाज़ सुनाई दी कि आप जिनसे बात करना चाहते हैं वह अभी व्यस्त हैं, या सुनकर मैं फ़ोन काटने ही जा रही थी कि तभी लाइन कनेक्ट हो गई। आवाज़ बहुत ही सुरीली थी। मैंने कहा, नेहा? तो वह बोली, मैं नगमा बोल रही हूँ। मैंने कहा, मैंने तो नेहा को मिलाया था। तो वह बोली, वह बिजी रही होगी इसलिए ऑपरेटर ने मुझे कनेक्ट कर दिया होगा। फिर उसने मुझसे बिना रुके बातें शुरू कर दी। मैं फ़ोन काट ना दूँ इसलिए उसने वही हथकंडे अपनाने शुरू किए जो नेहा ने अपनाए थे। मुझसे पूछा, तापसी जानती हो तुम इतनी रात हो जाने के बाद भी क्यों जाग रही हो? मैंने कहा, नहीं। तो वह बोली, क्योंकि तुम अब यंग हो रही हो और तुम्हें ऐसे रंगीन सपने दिखने लगे होंगे जो तुम्हें गुदगुदाते होंगे। गहरी सांसें लेती होगी, एक्साइटेड होती होगी, मस्ती में डूब जाना चाहती होगी कि कोई तुम्हारे सपनों का राजकुमार हो जो तुम्हें प्यार करे, तुम्हें बाहों में भरकर ऐसा किस करे कि तुम हमारे रोमांस के आंखें बंद कर उसी में समा जाओ। उसने देखते देखते वाकई अपनी बातों से मुझे रोमांचित कर दिया। मेरे दिमाग से नेहा एकदम निकल गई। यह नेहा से बहुत आगे थी, चालाकी और जानकारी दोनों में ही। बातें लंबी होती जा रही थी, मैं उनमें उलझती जा रही थी। पापा की गाड़ी कमाई का पैसा फूंक रहा था और यह सब भूल गई थी मैं। नगमा ने मुझे बांध लिया था। उसने अपनी एक से एक कहानी शुरू कर दी।
जिन्हें अधूरा छोड़ने का मन सोच ही नहीं पा रहा था। उसने बताया कि उसने कैसे मात्र 15 की उम्र में ही पुरुष को एकदम नग्न देखा था, फिर क्या किया, कैसे फिर बार बार देखा, और फिर साल भर के भीतर उसका अपने एक बॉयफ्रेंड से रिश्ता बना। पहली बार उसके साथ किया सेक्स आज भी नहीं भूली है, मगर जल्दी ही उससे ब्रेकअप हो गया, क्योंकि वह अन्य कई लड़कियों से संबंध बना चुका था। उसके लिए उसके पास टाइम नहीं था, और आजकल वह अपने एक नए बॉयफ्रेंड नमन के साथ बहुत एंजॉय कर रही है। ही इज सो हैंडसम एंड सो हॉट। नगमा की इन सारी बातों को मैंने तब सच माना था, लेकिन आज जब चैटिंग की दुनिया का कहरा ही नहीं, उसकी रग नस नस जान चुकी हूँ, तो यही समझती हूँ कि उसकी सारी कहानियाँ झूठ का पुलिंदा थी। बाकी भी यही करती थी, महज अपने कस्टमर को बांधे रखने के लिए। मैं भी बंधी रही उसकी बातों में जब तक जब तक कि पहले की तरह बैलेंस खत्म होने के कारण फ़ोन कट नहीं गया। जब बैलेंस खत्म हो गया तो एक बार मैं फिर घबराई कि कल रात फिर पापा कहेंगे कि कंपनी वाले बिना कुछ बताए ही अनाप शनाप पैसा काट लेते हैं। मैं यह सोचकर और डर गई कि उन्होंने कस्टमर केयर फ़ोन करके बात कर ली तो उन्हें चैटिंग का पता चल जाएगा, फिर तो वह खाल ही खींच डालेंगे। मगर यह सारी बातें डर कुछ ही देर तक रहा, जितनी देर बैटरी चार्जिंग के लिए लगाकर बिस्तर पर लेट नहीं गई। लेटते वक्त टाइम देखा तो 1 बज रहे थे, मगर नेहा की तरह नगमा की बातें सोने नहीं दे रही थी। रात कितने बजे सोई पता नहीं, लेकिन सुबह माँ के उठाने पर उठी। सुबह डर रही थी कि पापा कहीं किसी को फ़ोन ना लगा दें, नहीं तो बैलेंस ना होने पर पोल सुबह खुल सकती है। मगर भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ। पापा कोर्ट गए और मैं भी कॉलेज पहुंच गई। वहाँ नमता काव्या से फिर बात की। दोनों सुनकर खूब हंसती रहीं, खिलखिलाती रहीं, छेड़छाड़ करती रहीं। उस दिन काव्या ने मेरे एक अहम ऊपरी अंग को बड़े झटके से अचानक ही मसल दिया था। उसकी इस अप्रत्याशित हरकत से मैं एकदम चिढ़ पड़ी थी, हतप्रभ थी, हल्का दर्द भी महसूस किया था। मैं गुस्सा हुई तो उसी वक्त नमता ने एक ऐसी बात कही कि हम सब हंसी रोक नहीं सके। बात थी तो बहुत ही भद्दी वल्गर, लेकिन हंसा कर लूट-फूट करने के लिए काफ़ी थी। जिस बात का डर था शाम को घर पर वही हुआ। बार बार बैलेंस गायब होने से खिन्नाए पापा ने कस्टमर केयर से बात कर ली। वहाँ से उन्हें मालूम हो गया कि बैलेंस क्यों गायब हो रहा है। घर पर आते ही वह स्वभाव के विपरीत बिफर पड़े। माँ ने समझाया तो भी काफ़ी देर बाद शांत हुई। वकील आदमी उन्हें कड़ी जोड़ते देर न लगी। मैं पकड़ ली गई। माँ के चलते मार खाने से तो बच गई, लेकिन डांट इतनी पड़ी कि जितनी कि पहले कभी नहीं पड़ी थी। दुनिया भर की बात पूछ डाली, क्या बात की, किससे बात की, क्यों की, लेकिन मैं बताती भी तो क्या। पापा ने नाश्ता करने के बाद ऊपर कमरे का चार्जर बिजली बोर्ड खुद ही खोलकर प्लग ठीक किया और उस दिन से मोबाइल ऊपर ही रखने लगे। भाई बहन भी उस दिन उनके रौद्र रूप से कांप गए थे। मैं उन दोनों के सामने बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। अगले दिन कॉलेज जाते समय माँ की सीधे घर आने की नसीहत पहली बार मिली। कॉलेज में मेरा मन नहीं लग रहा था, बड़ा उखड़ा सा था। नमिता काव्या की हंसी ठिठोली भी अच्छी नहीं लगी। टाइम मिलते ही दोनों ने वजह पूछी तो मैंने इधर उधर की बातें बताते हुए सिर्फ इतना ही बताया कि चैटिंग करते वक्त मदर ने बातें सुन ली और मेरा मोबाइल छीन लिया गया। पापा को भी सब मालूम हो गया है। अब मुझ पर सख्त नज़र रखी जा रही है। इस पर दोनों बोली, अरे यार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स हैं, कुछ दिन तो टाइट रहेंगे ही। मैंने कहा जो भी हो, लेकिन अब मोबाइल तो नहीं मिलेगा ना। इस पर दोनों ने कहा, यार ये कोई प्रॉब्लम नहीं, तू तैयार हो तो हो, मोबाइल अरेंज हो जाएगा और मंथली इनकम भी होगी अलग से। फिर दोनों ने पहली बार यह भी बताया कि वह दोनों मोबाइल चैट सर्विस से जुड़ी हुई हैं। मुझे भी शामिल होने को कहा तो मैंने कहा अभी नहीं, सोचने दो। मैं अंदर अंदर डर रही थी, इसलिए हाँ नहीं कर पाई।
इसके बाद 8-10 दिन और बीत गए। मैं रात होते ही चैटिंग के लिए मचल उठती, मगर मोबाइल तो मेरे लिए दूर की कौड़ी थी। मुझे इतनी बेचैनी, इतनी खींच, इतना गुस्सा आता कि सो न पाती। इधर कॉलेज में नमिता काव्या रोज दबाव डाल रही थी। इतना ही नहीं, दिन में 1-2 बार चैटिंग के लिए अपना मोबाइल भी दे देती, मगर मेरी व्यग्रता, व्याकुलता कम न होती। रात होने के साथ ही वह बढ़ती ही जाती। एक दिन काव्या के मोबाइल से चैटिंग कर रही थी। दूसरी तरफ से जिस महिला ने बात शुरू की वह कोई 40-45 साल की प्रौढ़ महिला थी। उसने अपना नाम हुमा बताया और बड़े प्यार से बात की। एक भी ओछी या अश्लील बात नहीं की। उसने बड़ी साफगोई से बताया कि उसके हस्बैंड दर्जी हैं, एक गुमटी में उनकी दुकान है, उसके 3 लड़कियां और 3 ही लड़के हैं। घर का खर्च चल सके इसलिए वह चैटिंग भी करती है। मगर मुझसे बात करके उसे इसलिए आश्चर्य हुआ कि इस चैट सर्विस में बात करने वाले सब मर्द होते हैं। वह इस फील्ड में साल भर से है, लेकिन मैं उससे चैटिंग करने वाली पहली लड़की हूँ। उमा की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरी बातें ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन क्लास का टाइम हो गया तो कट करना पड़ा। उस रात उमा से बात करने को मेरा मन ऐसा तड़पा कि मैंने डिसाइड कर लिया कि कल जैसे भी हो नमिता काव्या से कहकर इस सर्विस के साथ जुड़ूंगी जरूर। मोबाइल तो मिलेगा ही, पैसा भी मिलेगा, घर की आर्थिक तंगी कुछ तो कम होगी, हम सबकी पढ़ाई भी सही से चल सकेगी। नहीं तो कभी फीस का रोना, कभी कॉपी किताब का, कभी टूटी चप्पल तो कभी कभी पुरानी पड़ चुकी ड्रेस परेशानी का कारण बने रहते हैं। माँ का चश्मा टूटे कई महीने बीत गए हैं, लेकिन बन नहीं पा रहा है। बेचारा पुनीत पिछले महीने अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में नहीं जा सका। उसके पास ढंग का एक भी कपड़ा नहीं है और खाना पीना तो बस किसी तरह पेट भरता है। कभी सब्जी है तो दाल नहीं, दाल है तो सब्जी नहीं। त्योहारों में भी कुछ खास बनना बड़ा मुश्किल होता है। यह सब सोचते विचारते सो गई। सवेरे उठी तो अपने निर्णय पर और दृढ़ हो गई। दिन में बड़े उत्साह के साथ काव्या और नमिता से बात की। कहा कि मुझे भी जुड़ना है इस सर्विस से। वह दोनों जैसे मुझसे यही सुनने का इंतजार कर रही थी। कॉलेज से एक क्लास पहले ही निकल लेने का प्लान बना। वह दोनों मुझे अपनी उस सहेली के पास ले जाने वाली थी जो यह सब बैठे बैठे अरेंज करा देती है। वह मास्टर है इस फील्ड की। कॉलेज से निकलकर 15-20 मिनट में कॉफ़ी हाउस के पास नरही में एक गर्ल्स हॉस्टल के पास पहुंचे, जहां वह मिलने वाली थी। काव्या ने अपने मोबाइल से अपनी सहेली को मिस कॉल दी तो 5 मिनट में आ गई। हॉस्टल के ऊपरी हिस्से में वह रहती थी। काव्या ने उससे परिचय कराते हुए कहा, तजीन यही है तापसी। यह नाम मैं पहली बार सुन रही थी। तजीन बड़े उत्साह के साथ हम तीनों से मिली। हम तीनों को लेकर ऊपर कमरे में पहुंची। मकान हॉस्टल के उद्देश्य से ही बनवाया गया था। एक एक रूम सेट। कमरे बमुश्किल 12 फीट लंबे और 10 फीट चौड़े थे, मगर बने थे अच्छे ढंग से। ज़्यादा से ज़्यादा सामान अलमारी में ही आ जाए, इसके लिए अच्छे ढंग से ज़्यादा सामान अलमारी में आ जाए, इसके लिए कई बड़ी बड़ी अलमारियाँ थीं। कमरे में सारी चीज़ें। उनकी हालत देखकर लग रहा था कि रहने वाला साफ सफाई सलीके से रहने में ज़्यादा यकीन नहीं करता है। बेड पर अस्त व्यस्त चादर, तकिया, कई मैगजीन, चिप्स का पैकेट पड़ा था। मेज पर अलमारी पर किताबें भी अस्त व्यस्त पड़ी थी। एक बढ़िया लैपटॉप, टैबलेट और कई मोबाइल भी थे। लाखों रुपए से ऊपर के यह सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान देखकर मैं दंग रह गई। कमरे की हालत और तजीन की हालत दोनों एक सी थी। एक अच्छा खासा कमरा अस्त व्यस्त चीज़ों के कारण मन में खिन्नता पैदा कर रहा था। ऐसे ही खूबसूरत तजीन के अस्त व्यस्त कपड़े, केयरलेसनेस ने उसे भी नॉन अपीलिंग बना दिया था। उसने पतले कपड़े का ट्राउज़र और वैसी ही एक टी शर्ट पहन रखी थी। बालों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कई दिन से कंघी ही नहीं की है।
कंधे से थोड़ा नीचे तक कटे हुए बालों को ऊपर समेट कर सीपिन लगा रखी थी। औसत कद की बेहद गोरी भरे पूरे शरीर की तजीन बहुत आकर्षक नए नक्श वाली थी, मगर अपने को उस कमरे की ही तरह अस्त व्यस्त बना रखा था। वह काव्या और नमिता से जिस तरह खुलकर बातें कर रही थी, उससे साफ था कि वे सब आपस में गहरी मित्र हैं। तजीन बड़ी खूबसूरती से मुझे भी बातों में शामिल कर रही थी, जिससे मैं बोर नहीं हूँ। उसने चिप्स के 2 पैकेट नए खोलकर हम सबके सामने रख दिए। मेरा संकोच देखकर बार बार मुझे लेने के लिए कह रही थी। जैसी हंसी मजाक वह कर रही थी, उससे साफ था कि वह बहुत बिंदास किस्म की तेज तर्रार लड़की है। नमिता काव्या ने कुछ मिनट के बाद ही चैट सर्विस के लिए मेरी इच्छा बता दी। उसने सुनते ही एक नज़र मुझ पर डाली और कहा, यार तापसी सोच लो एक बार, चैटिंग के लिए साले एक से एक कमीने लाइन पर आते हैं। छूटते ही ऐसी बातें करते हैं कि तन बदन में आग लग जाए। मन करता है साले सामने पड़ जाए तो बीचों बीच से चीर कर रख दें। साले बात सीधे प्राइवेट पार्ट से ही स्टार्ट कर देते हैं। भूले भटके कुछ अच्छे मिल जाते हैं, मगर इन सब के बावजूद इनको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक लाइन पर एंगेज किए रखना ही इस लाइन में सक्सेस की एकमात्र चाबी है। सोच लो, कर पाओगे? मेरे कुछ बोलने से पहले ही काव्या बोली, तजीन तापसी पहले ही हफ्तों बात कर चुकी है। यह सब जान चुकी है कि कैसे सक्सेस मिलेगी। यह सुनते ही तजीन बोली, ओह मतलब टेस्टेड, ओके स्मार्ट गर्ल, ठीक है अभी अरेंज करती हूँ। उसके इतना बोलते ही नमिता बोली, तजीन एक प्रॉब्लम है, तापसी के पास अभी पैसे नहीं है, तो उसको ये भी मैनेज करना पड़ेगा। नमिता की बात सुनकर तजीन एक पल को रुकी और फिर बोली, यार तूने तो मुश्किल में डाल दिया। उसकी इस बात से मेरी धड़कन बढ़ गई कि कहीं मना ना कर दे, लेकिन तभी वह बोली, ठीक है मैनेज करती हूँ, तुम लोग यहीं रुको, मैं 10 मिनट में आती हूँ। यह कहते हुए उसने हैंगर पर से जीन्स और बदन पर से ट्राउज़र उतारा, फिर जीन्स पहनकर चली गई। मेरी आंखों में उसके इस अंदाज पर थोड़ा आश्चर्य देखकर काव्या बोली, हे तापसी इतना परेशान क्यों हो रही हो? उसे ऐसे क्यों देख रही हो? उसने कपड़े ही तो चेंज किए थे। मेरे बोलने से पहले ही नमिता ने जोड़ा, अरे यार लड़कों को देखो साले कैसे फ्रेंची पहन के अंदर बाहर होते रहते हैं। क्षण भर में उसने अपने भाई का किस्सा सुना डाला कि केवल अंडरवियर पहने ही घर भर में घूमता है। जिस समय पापा की अपनी गाड़ी धोता है, उस दिन बाहर लान में घंटों अंडरवियर में ही रहता है। धुलाई सफाई करते भीगा हुआ पहने रहता है। सब आते जाते देखते रहते हैं, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उसे मोगली कहकर चिढ़ाती हूँ। लड़के कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? मैं तो मम्मी से भी कहती हूँ कि सिर्फ मुझे ही नहीं, भाई को भी कहा करूँ। लो वेस्ट कपड़े पहनने पर मुझ पर नाक भौं से कोड़े बिना नहीं रहती। उसके चुप होते ही काव्या चालू हो गई, बोली, यार ये पेरेंट्स भी ना बस लड़कियों पर ही सारा हुक्म चला पाते हैं। मैं भी मम्मी को बोल देती हूँ कि भैया को नहीं बोलती, बस मुझे ही कहती रहती है। दोनों की इन बातों का मैं सिर्फ इतना ही जवाब दे सकी कि यहाँ हम तीनों बाहरी हैं, घर पर तो भाई परिवार के सदस्य। क्या तुम दोनों इस तरह फ्रेंड्स के सामने अपने कपड़े चेंज कर लोगी? मेरा इतना बोलना जैसे उन दोनों को तजीन के आने तक बोलने की एनर्जी दे गया। दोनों बिना हिचक बोली, यार मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। काव्या सबसे आगे निकल जाने के लिए जैसे ठान चुकी थी। बोली, यार हॉस्टल में रहते हुए मैंने फ्रेंड्स के सामने ट्राउजर तो क्या सारे कपड़े चेंज कर सकती। मैं परवाह नहीं करती इन सारी चीज़ों की। सच यह भी था कि उन दोनों की बातें मुझे ठीक भी लग रही थी कि शर्म हया सिर्फ हम लड़कियों के लिए ही क्यों? पुनीत भी घर में यही सब करता है, जब देखो तब अंडरवियर में ही घूमता रहता है। गर्मी के दिनों में तो अंडरवियर ही पहनकर सोता है, जबकि हम दोनों बहनें चाहे जितनी गर्मी हो कपड़ों में ढकी मुंदी ही रहती हैं। घर का बूढ़ा हो चुका पंखा बदन पर कपड़ों के अंदर
बहता पसीना सुखा नहीं पाता, मगर मजाल है कि कपड़ों को जरा खुला छोड़ दें, देखते ही माँ गुड़क देती है, कपड़े ठीक करो, बदन दिख रहा है। लड़का है तो सारा बदन दिखा दे, लड़की है तो इंच भर भी ना दिखे। कपड़ों पर तब तक हम तीनों की बहस चलती रही, जब तक कि 10 मिनट को कहकर गई तजिन 25 मिनट में वापस नहीं आ गई। वह जब आई तो कुछ जल्दी में लग रही थी। उसने मेज की ड्रॉर से एक मोबाइल निकाला, उसमें एक सिम मेमोरी कार्ड लगाकर मुझे पकड़ाते हुए समझाया कि सारा कुछ कैसे करना है। असल में उसने अपनी कई आईडी में से एक मुझे थमा दी थी। उसका जो पैसा आता वह मुझे देती, मगर सबसे पहले वह मोबाइल में लगाया अपना सारा पैसा लेगी। वह फिर से यह बताना भी नहीं भूली कि जितना ज़्यादा बात करोगे उतनी ही ज़्यादा फायदा है। तजीन हम तीनों से यही कोई 4-5 साल बड़ी थी और हमारे साथ व्यवहार भी एक सीनियर की ही तरह कर रही थी। सारे दिशा निर्देश लेकर हम तीनों वहां से निकल लिए। आते आते तजीन मुझे मेरा आईडी नेम तानिया बताना नहीं भूली। मुझे इसी फेक नेम से बात करनी थी। मोबाइल ऑन किए 10 मिनट भी नहीं बीता था कि कॉल्स आनी शुरू हो गई थी। हम तीनों ही अपने अपने मोबाइल पर आने वाली कॉल्स रिसीव कर रहे थे। मोबाइल पाकर मैं खुश थी। मेरी खुशी दोहरी थी कि चैटिंग तो करूँगी ही, पैसे भी मिलेंगे। पहले पैसे देने पड़ते थे। शाम को घर पहुँचने से पहले ही मैंने मोबाइल साइलेंट मोड में करके बैग में रख दिया था। घर पर मैं नई समस्या का सामना कर रही थी कि बात कैसे करूं। पता चलने पर क्या बताऊंगी कि मोबाइल कहां से मिला। हालांकि आते समय नमता काव्या दोनों से मैंने कह दिया था कि यदि घर में पकड़ी गई तो मैं तुम में से किसी एक का नाम बताऊंगी। कहूंगी कि कुछ दिन के लिए बस ऐसे ही ले लिया है। घर पहुंचने पर सबसे पहले तो माँ को 2 घंटे देर से पहुंचने का हिसाब देना पड़ा। लाख सफाई के बावजूद झिड़की मिल गई। मेरा मन बराबर मोबाइल पर लगा हुआ था। सबके सो जाने का इंतजार करती रही। रात 11 बजे तक चलता यह इंतजार मुझे बरसों सा लंबा लगा। रात मैंने 11 बजे जब मोबाइल निकाला तो शाम से लेकर तब तक 1.5 दर्जन से अधिक मिस कॉल पड़ी थी। मतलब कि अच्छा खासा नुकसान हुआ था। शुरुआत नुकसान से हो गई या मैंने नहीं सोचा था। कैसे क्या करूं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मोबाइल हाथ में लिए उसे तरह तरह से चेक कर रही थी। मैंने महसूस किया कि दोनों मेरी हथेलियां पसीने से नम है। जबकि दीपावली को बीते 1 हफ्ता हो चुका था। रात का टेम्परेचर 19-20 डिग्री तक हो जा रहा था। पकड़े जाने का डर मुझे परेशान किए हुए था। मोबाइल हाथ में लिए 10 मिनट हो रहे थे, लेकिन कोई कॉल नहीं आई थी। तजीन ने बताया था कि यह चैटिंग का पीक आवर्स होता है। तभी मुझे पेशाब महसूस हुई। मैं उठकर जाने लगी कि उसी वक्त कॉल आ गई। टॉयलेट जाने का मतलब था कॉल खत्म। मैं एक और नुकसान नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए फ़ोन कॉल रिसीव कर ली। मन चैटिंग के लिए तो पहले से ही मचल रहा था। पेशाब जाना भूल गई। कॉल सुमित नाम के एक व्यक्ति की थी। वह तानिया से रोज इसी टाइम चैट करता था। तानिया यानी तजीन से। मेरी आवाज़ उसने पहचान ली। मैंने बार बार कहा कि मैं ही हूँ तानिया, लेकिन वह नहीं माना। फिर उसने पहले की गई तमाम बातों के बारे में पूछ लिया। मैं नहीं बता पाई। हार कर कह दिया कि तानिया मेरी सहेली है। आजकल वह बीमार है तो यह आईडी ठीक होने तक मुझे दे दी है। यह जानने के बाद उसने एक से एक बातें शुरू कर दी। इस बीच पेशाब ने जोर मारा तो फ़ोन लिए ही बात करते हुए टॉयलेट चली गई। वहाँ उसने कुछ और बड़ी गंदी फुहड़ बातें कही, जिन्हें सुनकर मुझे घिन सी आने लगी। लेकिन तजीन की बात याद आई कि जितना बात करूँगी उतना ही पैसा बनेगा। मुझे इस बात की भी चिंता थी कि उसको मोबाइल का पैसा देना है। इस पहली कॉल से छुटकारा पाए कुछ ही मिनट बीते थे कि फिर कॉल आ गई। सब के सब एक सी ही बातें कर रहे थे। सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर ऐसी कल्पनाएं कि मैं सिहर उठती।
मैं तमाम बातें पहली बार जान सुन रही थी। लगभग 3:30 बजे मैंने फिर से मोबाइल साइलेंट मोड में करके पहले ही की तरह बैग में रख दिया। मेरे सामने जितनी बड़ी समस्या बात करने की ही थी, उतनी ही बड़ी समस्या मोबाइल को चार्ज रखने की। जब तक बात करती, चार्जिंग में लगाई ही रहती। मेरे लिए केवल एक बात अच्छी थी कि मेरे दोनों भाई बहन सोने में बड़े उस्ताद हैं। घोड़ा बेचकर सोते हैं, सुबह उठाने पर ही उठते हैं। मैं इसका फायदा उठाती थी। चैटिंग का यह सिलसिला चल निकला। रात 11 से 3 साढ़े 3 बजे तक बात करती थी। कॉलेज जाती तो भी चैटिंग के लिए वक्त निकाल लेती। मेरी पढ़ाई लिखाई या चैटिंग चट करने लगी। नम्रता, काव्या और मैं अब और करीब आ गई थी। तीनों चैटिंग में हुई बातों को शेयर भी करते। कब 1 महीना बीत गया पता नहीं चला। तजीन से पैसा भी ले आई, जो मात्र 2000 था, क्योंकि बाकी सारे पैसे उसने मोबाइल और आईडी देने के नाम पर रख लिए थे। तजीन भी अपने आप में कम से कम मेरे लिए अजूबा ही थी। उसके माँ बाप, बाकी के भाई बहन ट्रांसफ़र होने के कारण लखीमपुर में रहते थे। वह बीएससी कर रही थी, साथ ही किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में विजुअल इफ़ेक्ट्स का भी कोई कोर्स कर रही थी। पढ़ाई करियर के चलते माँ बाप ने लखनऊ में उसे पहले मौसी के यहाँ रखा था, मगर महीने भर बाद ही वह चौक की तंग गलियों में मौसी का मकान छोड़कर हॉस्टल में रहने लगी। फादर ट्रेड टैक्स विभाग में थे। पैसे की कमी नहीं थी, ऊपर की कमाई खूब थी, लेकिन उनके पास वक्त की कमी ही कमी थी। तजीन मौसी के घर सख्त पाबंदियों के चलते महीने भर में त्रस्त हो गई थी। हॉस्टल में रहने की बात जब उसने अब्बू अम्मी से की थी, तो पहले तो वह बिल्कुल तैयार नहीं हुए थे, लेकिन जब उसने अम्मी को मौसेरे भाई की हरकतों के बारे में बताया कि कैसे वह उसके साथ गलत हरकतें करता है, मौका मिलते ही छेड़छाड़ से बाज नहीं आता, तो अम्मी ने अब्बू को भी तैयार कर लिया था कि तजीन हॉस्टल में अकेले रहे। उससे हम तीनों महीने में 2-4 बार ही मिलते थे। उसने ऐसी तमाम आईडी देकर अपनी इनकम का बढ़िया जरिया बना रखा था। हालांकि घर से उसके पास काफ़ी पैसा आता था, लेकिन उसकी खर्ची के आगे वह कम ही पड़ते थे। मुझे जब पहली रकम मिली तो उसे मैं खर्च कैसे करूं, मेरे लिए यह बात भी बड़ी चिंता का कारण बन गई। किसी तरह की कोई आदत थी नहीं। घर के लिए कुछ करूं तो हिसाब कहाँ से दूंगी कि पैसा कहाँ से आया। बार बार मेरा मन माँ का चश्मा बनवाने, भाई के लिए अच्छी ड्रेस लेने, तो कभी पापा के लिए एक अच्छा जूता लाने का करता। बेचारे बहुत दिन से घिस चुका जूता पहनकर जा रहे थे। फिर छोटी बहन की टूटी चप्पल याद आती, जिसे वह बार बार क्विक फिक्स से जोड़ कर पहन रही थी। या सोचते सोचते 2 दिन निकल गए। 150 रुपये नमिता काव्या को ट्रीट देने में निकल गए। तीसरे दिन कॉलेज पहुंचते पहुंचते मेरे दिमाग में एक योजना आई। मैंने सोचा आज ही इस योजना को अमल में भी लाना है, क्योंकि घर में तभी कुछ कर पाऊंगी, अन्यथा नहीं। इसके लिए मैंने एक बार फिर से नमिता काव्या को साजिश में शामिल किया। उस दिन घर पर माँ से कहा, माँ, मेरी एक सहेली अपने घर पर बच्चों को ट्यूशन देती है। वो कह रही थी कि मेरी मैथ, साइंस, इंग्लिश ठीक है, मैं भी पढ़ा दूँ तो पैसा मिलेगा। कॉलेज से सीधे वहीं जाऊंगी, पढ़ा कर तब घर आऊंगी। इससे जाने आने का समय, किराए के पैसे भी बच जाएंगे। माँ ने छूटते ही मना कर दिया, लेकिन मैंने बहुत समझाया, एक तरह से जिद पर अड़ गई। तब बड़ी मुश्किल से दबे मन से माँ ने हाँ की। मगर 1 महीना तो और इंतजार करना ही था, पैसा तुरंत तो मिलता नहीं। ट्यूशन पढ़ाने के 1 महीने बाद मिलता है। इसलिए कुछ रुपए अपने पास रखकर बाकी करीब 1500 मैंने एक किताब में रखकर छिपा दिया। मैं अपने को 2 हफ्ते से ज़्यादा रोक ना पाई। किताब से पैसे निकालकर अपने एवं छोटी बहन के लिए चप्पलें लेती आई। भाई की कुछ किताबें बाकी थी, वह भी लेती आई। माँ को समझा दिया कि सहेली से ले लिया है, 2 हफ्ते बाद ट्यूशन के पैसे मिलेंगे तब वापस कर दूंगी।
पहले तो माँ खूब बुनबुनाई, फिर मान गई, मगर रात ही उन्होंने पापा को बता दिया। सवेरे पापा ने पूछताछ शुरू कर दी। डरते घबराते मैंने काव्या से बात करा के उन्हें संतुष्ट कर दिया कि काव्या के घर पर उसी के साथ ट्यूशन पढ़ाती है। साजिश में शामिल काव्या ने अपना रोल बखूबी निभाया। अब मैं निश्चिंत होकर चैटिंग में लग गई। अगले महीने मैं माँ का चश्मा, पापा के लिए जूता, घर का और भी काफ़ी सामान ले आई। सब खुश थे। माँ पापा के मन में कहीं फिर भी हिचक थी, मगर यह सिलसिला चल निकला। लेकिन 3 महीने बाद ही समस्या उस समय खड़ी हो गई जब एक दिन माँ ने छत पर मोबाइल पर चैट करते हुए पकड़ लिया। मैंने फिर झूठ बोला कि ट्यूशन का ही पैसा बचा कर खरीदा है। माँ को चैटिंग फैटिंग के बारे में पता नहीं था। उनके हाथ पैर जोड़कर मैंने मना लिया कि वो पापा को नहीं बताएंगे। चैटिंग फिर चलती रही और इसके सहारे घर की घिसटती गाड़ी थोड़ा आराम से आगे बढ़ने लगी। 7-8 महीने आराम से निकल गए। मेरे मोबाइल पर भाई बहन की नज़र न रहे, इसलिए मैंने एक और मोबाइल लेकर माँ को दे दिया, यह कहते हुए कि यह हमेशा घर पर ही रहेगा, जिससे घर के सभी लोग संपर्क में रहें। मैं जानती थी कि दे तो रही हूँ माँ को, लेकिन यह रहेगा भाई बहन के ही हाथों में। इससे दोनों उसी में लगे रहेंगे। माँ को देने का सिर्फ एक ही फायदा था, एक ही उद्देश्य था कि इससे भाई बहन के हाथ में मोबाइल रहेगा तो ज़रूर, लेकिन वो बाहर लेकर कम जाएंगे। इन 7-8 महीनों में चैटिंग के चलते घर की स्थिति में भले ही थोड़ा बहुत फर्क पड़ा या कुछ ज़्यादा, मगर मेरी ज़िंदगी, मेरी शारीरिक मानसिक स्थिति और मुख्य रूप से पढ़ाई पर खूब फर्क पड़ा। इस दुनिया में शामिल होकर ही यह जान पाई कि इसका असर नमिता काव्या पर कैसा पड़ा है। चैटिंग में होने वाली बातों ने मुझे उम्र से बहुत पहले ही बड़ा परिपक्व बना दिया। शारीरिक संबंधों के बारे में इतना कुछ जान समझ चुकी थी जो सामान्यतः अगले कई वर्षों में जान पाती। हालांकि इनमें से अधिकांश बातें सेक्सुअल रूप से एक भ्रमित, अतृप्त, विकृत सोच वाले अधिकांश पूछे लोगों की ही थी। मेरी दिनचर्या पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। इन बातों के कारण रोज ही मैं कई बार बेहद उत्तेजित होती। यह उत्तेजना सोने से पहले अपने तन के साथ अत्याचार पर ही खत्म होती थी। चैटिंग के दौरान भी तन के साथ अत्याचार हो ही जाता था। मैं चैटिंग नहीं कर रही होती तो भी यह कामुक बातें दिमाग में उथल मुथल मचाई ही रहती थी। 8-9 महीने में ही मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरा शरीर कई जगह बड़ी तेजी से भर गया है, जिन्हें देखकर मैं खुश होती कि मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ। एक और बात से बहुत ज़्यादा विचलित करने लगी थी, वह यह कि मेरा मन अब किसी लड़के का साथ पाने के लिए मचल उठता। किसी लड़के को अपनी ओर देखता पाकर मैं बड़ी देर तक तनाव से भर उठती। इस स्थिति से एक बार बर्बाद होते होते बची। भगवान ने दलदल में फंसने से आखिरी समय में बचा लिया था। हुआ यह था कि चैटिंग में एक ऐसा आदमी मिला जो करीब रोज ही 1 बजे रात में बातें करता। मुझसे रोज कहता कि इस टाइम मुझसे बात करने के लिए अपनी आईडी फ्री रखा करो। शुरू में उसने खूब शालीनता से बात की, फिर प्यार जताने लगा, मुझे लेकर शेरो शायरी करने लगा, उसके मतलब भी समझाता। सब मेरी तारीफ के पुलंदे ही होते। फिर जल्दी ही वह मेरे तन की पूरी रूपरेखा पूछता, उसी पर केंद्रित शेर सुनाता। कुछ दिन बीतते ही वह मिलने की बात करने लगा। मैं टालती रही, लेकिन आखिर उसकी बातों में आकर एक दिन मिलने की ठान ली और हाँ कर दी। तब उसने अपना नंबर दिया। उसने मेरा नंबर मांगा तो मैंने कहा दिया कि मेरे पास आईडी से अलग कोई नंबर नहीं है, वह फ्रेंड के मोबाइल से खुद ही फ़ोन कर लेगी। मुझे तजीन की बात याद आ गई कि कुछ भी करना, कभी कोई बखेड़ा नहीं चाहती हूँ तो कभी भी किसी साले को अपना कॉन्टैक्ट नंबर या घर का एड्रेस मत देना। मिलने का स्थान लोहिया पार्क गोमती नगर तय हुआ। उसने अपनी बाइक का नंबर दिया था जिससे पहचानने में आसानी हो।
उस दिन कॉलेज कट कर 1 बजे लोहिया पार्क पहुंच गई थी। गेट के ठीक सामने मिलना तय हुआ। मैं अंदर अंदर डर रही थी। पूरी सावधानी बरतती हुई रोड की दूसरी तरफ खड़ी हुई थी। वहाँ चाट, आइसक्रीम, भेलपूरी, चाय के ठेले वाले खड़े थे। सिटी बस के इंतजार में खड़े लोगों के कारण यहाँ अच्छी खासी भीड़ हमेशा बनी रहती है। मैं उसी भीड़ के पीछे इस ढंग से खड़ी हुई कि मुझ पर जल्दी उसकी नज़र न पड़े। वहाँ गेट के पास कई बाइक पर लोगों को देखा। मैं जहाँ खड़ी थी वहाँ से उन बाइक्स के नंबर नहीं देख सकती थी। इनमें वो कौन है या जानने के लिए उसके नंबर पर रिंग किया। मैं एक कान में ईयरफोन लगाए हुई थी, मोबाइल हाथ में पकड़े दुपट्टे से ढके हुए थी, कॉलेज ड्रेस में थी। रिंग होते ही उन बाइक सवारों में से एक ने हेलमेट उतारा और जेब से मोबाइल निकाल कर हेलो बोला। मैंने पूछा, आप पहुंच गए? तो वह बड़ा खुश होकर बोला, हाँ। उसे खुशी इस बात की भी थी कि वह एक और कदम मेरे करीब आ गया। मेरा नंबर अब उसके मोबाइल में था। उसने तुरंत पूछा, कहाँ हो तुम? मैंने तुरंत कहा, बस 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। वह एकदम उतावला उठा कि बताओ कहाँ हो, मैं आकर ले लेता हूँ। मैंने कहा, नहीं, बस पहुंच ही गई। फिर फ़ोन काट कर उसे देखने लगी। उसे ध्यान से देखने लगी उसे ध्यान से कि वह वही है जिसे रिंग किया था। उसका भी फ़ोन कर लिया, लेकिन देखा वह कॉल बैक कर रहा है। मेरे मोबाइल में रिंग हुई तो मैंने काट दिया। कुछ देर में फिर रिंग कर कह दिया कि पहुंच रही हूँ। जब मुझे कन्फर्म हो गया कि यही वो आदमी है तो मैं उसे देखकर परेशान हो गई। फ़ोन पर खुद को इंजीनियरिंग का स्टूडेंट बताता था, लेकिन यह तो 40-45 साल का प्रौढ़ आदमी है। मेहंदी में रंगे बाल, बड़ी स्टाइल से हल्की सी कटी दाढ़ी, जीन्स और टी शर्ट पहने था। देखने में 2-3 बच्चों का बाप लग रहा था। मुझे उसकी धोखाधड़ी पर बहुत गुस्सा आया। उसकी बार बार आने वाली रिंग ने गुस्सा और बढ़ाया। अंततः मैंने 5 मिनट बाद रिसीव कर कह दिया कि तुम धोखेबाज हो। मैंने तुम्हें देख लिया है, मैं नहीं मिल सकती, मुझे फ़ोन नहीं करना। इस पर वह बोला, एक बार मिल लो, मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगा। मेरी मजबूरी को समझो। मेरी बात जानने के बाद अगर तुम्हें ठीक लगे तो आगे मिलना, नहीं तो नहीं मिलना। आखिर बताओ तो तुम किधर हो? मैंने जब बार बार मिलने से मना कर दिया, जब उसे यकीन हो गया कि नहीं मिलूंगी, तो वह अपने असली रूप में आ गया और ऐसी गंदी गंदी गालियां देने लगा कि जवाब नहीं। मैंने मोबाइल ऑफ कर दिया और उस पर नज़र गड़ाई रही कि अब ये क्या करेगा। मेरा मोबाइल ऑफ होते ही उसने किसी और को रिंग किया। मुश्किल से 5 मिनट बीते होंगे कि एक बाइक पर उसी की उम्र के लफंगे जैसे 2 लोग आकर रुके। कुछ देर तीनों ने बातें की और फिर लोहिया पार्क से वापस हजरतगंज की ओर चले गए। मुझे समझते देर ना लगी कि मैं लफंगों के गैंग के चंगुल में फंसते फंसते बची। भगवान को धन्यवाद देती निषादगंज चौराहे पर बने मंदिर गई, प्रसाद चढ़ाया, घर आ गई। घर आने के पहले काव्या को बताया तो वह बिगड़ कर बोली थी, यार तू खुद तो मरेगी, हम सबको भी मरवाएगी। तजिन ने बार बार मना किया था कि किसी साले को नंबर मत देना, और तुमने बता दिया नंबर और मिलने भी चली गई। इसी बीच उसका फ़ोन फिर आने लगा। मैंने काव्या से कहा तो वह बोली, सुन, उसने तुम्हें गाली दी थी ना, तो हिसाब तो बराबर करना है। पहले तू फ़ोन रिसीव कर, उसे खूब गाली दे, फिर तुरंत ऑफ कर सिम निकाल कर फेंक देना लेंगे। कल दूसरा सिम ले लेंगे, नहीं तो छोड़ने वाला नहीं, नहीं तो वह छोड़ने वाला नहीं। मैं घबरा रही थी। उसकी बराबर कॉल पर कॉल आ रही थी। पहले सोचा कमीनों को गाली दूं, मुझे बड़ी गंदी गंदी बातें कही हैं, मगर हिम्मत ना पड़ी और फ़ोन ऑफ कर सिम निकाल कर फेंक दिया। रात आईडी पर उसका फ़ोन फिर आया तो बड़ी शालीनता से बात करते हुए माफ़ी मांगने लगा। मैंने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया, बस सुनती रही। जब उसे लगा कि मैं जवाब नहीं दूंगी तो उसने फिर गाली दी, फ़ोन काट दिया। उसका बिल बढ़ रहा था 5 रुपये मिनट के हिसाब से। अगले दिन काव्या नमता ने मुझे मेरी बेवकूफ़ी पर बहुत लताड़ा। जल्दी ही एग्ज़ाम का टाइम आ गए, खींच तान कर वो भी दे दिया, मगर परसेंटेज बुरी तरह खराब हुए। घर में पापा अम्मा ने अपना गुस्सा जाहिर किया कुछ ना बोलकर।
परसेंटेज खराब होने के कारण बीए में मनचाहे विषय नहीं मिले। बीए की क्लासेस शुरू हुई थी कि एक रात मैंने पापा अम्मा को अपनी शादी की बात करते सुन लिया। दोनों के हिसाब से पढ़ने लिखने में मेरा मन नहीं लग रहा है, शादी कर देनी चाहिए। माँ बोली, इधर देखते देखते इसका बदन इस तेज़ी से भर गया है कि अभी से 25-26 की लग रही है। कैसे बोलूँ कि खाने पीने पर थोड़ा कंट्रोल कर ले, नहीं तो भारी शरीर के चलते शादी करनी मुश्किल हो जाएगी। उनकी बातों में शादी के लिए दहेज बटोरने से लेकर मुझ पर निगाह रखने तक की बात शामिल थी। मतलब साफ था कि मेरे माँ बाप का मुझ पर से विश्वास ही उठ गया था। मुझे बड़ा दुख हुआ। चैटिंग नहीं कर पाई, मोबाइल ऑफ करके लेटी रही बिस्तर पर। अपने भविष्य को लेकर माँ बाप की चिंता ने मुझे बहुत भावुक कर दिया था। मैंने उनका विश्वास तोड़ दिया है, यह बात मुझे बहुत कचोटने लगी थी। मेरे मन में बार बार यह डर सताने लगा था कि आखिर माँ बाप को मेरी ऐसी कौन सी बात पता चल गई है कि मुझ पर से उनका विश्वास इस कदर उठ गया है कि मुझ पर निगाह रखने की बात हो रही है। कहीं चैटिंग की बात तो नहीं पता चल गई। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। चैटिंग का सच जानने के बाद तो वह मुझे घर से निकलने ही नहीं देंगे। तो क्या यह बात है कि मेरी गतिविधियों ने उनकी नज़र में संदेह पैदा कर दिया है और उन्हें प्रमाण का इंतजार है? और जब बात निगरानी की आ गई है तो एक दिन प्रमाण भी पा ही लेंगे। किसी दिन पिता का वकीलों वाला दिमाग सनक गया और कहे, चलो दिखाओ कहाँ किन बच्चों को पढ़ा रही हो ट्यूशन, तब क्या करूँगी। ऐसे तो उनका विश्वास एकदम चकनाचूर हो जाएगा। फिर सब जीवन भर मुझसे बात नहीं करेंगे। भाई बहन भी। तब यह भी कहा जाएगा कि तुमसे किसने कहा था कि घर की चिंता करो। इस कल्पना से ही मैं सिहर उठी। और सच तो यही था कि इस चैटिंग के कारण ही तो मैं अपनी मनमर्जी कर रही थी। पापा अम्मा से एक झूठ बोल रही थी। ऐसे काम कर रही थी जो सही तो नहीं कहे जा सकते। किस्मत से दलदल में फंसते फंसते बची। उस लफंगे ने फंसा ही लिया था। मगर ऐसे कितने दिन बचूंगी, किसी दिन फंस ही जाऊंगी। आखिर एक दलदल में फंसी ही कब, आखिर किसी न किसी दिन फंस ही जाऊंगी। आखिर एक दलदल में फंसी ही काव्या नमता के साथ। बियर पार्टी नहीं, वो नमता के शब्दों में लाइफ वेब पार्टी। यह पार्टी काव्या के यहाँ अमूमन हर महीने होती थी। काव्या के माँ बाप हर महीने एक दिन के लिए दिल्ली जाते हैं, रात की ट्रेन से वहाँ किसी गुरुजी की कृपा लेने। अगले दिन गोमती ट्रेन से रात में ही वापसी करते हैं। उस एक रात के लिए काव्या नमता को उसके माँ बाप से कहकर अपने यहाँ सोने के लिए बुला लेती है। दोनों के घर पास है। फिर दोनों अगले दिन भी साथ रहती हैं। काव्या के 2 भाई भी हैं, बेंगलुरु में जल्दी ही नौकरी में लगे थे। ऐसी स्थिति में काव्या ने एक बार दिन में मुझे भी बुला लिया था। कॉलेज के लिए कहकर निकली, मगर पहुंची उसके घर। वहां दोनों ने खाने पीने के लिए KFC के चिकन, पिज्ज़ा आदि तो मंगाई थी, साथ में बियर भी थी। मैं अचंभे में पड़ गई थी कि यह सब क्या है। दोनों के प्रेशर के आगे मेरा सारा संकोच इनकार धरा रह गया। जीवन में पहली बार न सिर्फ चिकन खाया बल्कि बियर भी पी, और जब सुरूर में आ गई तो और पी गई। होम थिएटर पर वेस्टर्न म्यूजिक सुनना ही काफ़ी नहीं था। काव्या ने कंप्यूटर पर पॉर्न साइट भी खोल दी थी। चैटिंग कर कर इन सब चीज़ों में हम तीनों पारंगत तो थे ही। अब वह सब देख कर तीनों और बहक गए। वह दोनों तो खैर बहुत पहले से ही बहकी थी। बियर के सुरूर में हम तीनों ने खूब डांस किया। उसी में एक दूसरे को पकड़ने किस करते आखिर हम तीनों फिजिकल रिलेशनशिप के दौर से भी गुजर गए। जब सुरूर कम हुआ तो मुझे रोना आ गया। मैंने नमता की टॉवल पहनकर खूब नहाया, ब्रश किया और घर आ गई। जबकि वह दोनों यही कहती रहीं, जस्ट फन यार, इसमें रोना कैसा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ यार, एंजॉय इट। उनकी बातों से मैं कन्विंस ना हो पाई। लेकिन जब अगले महीने दोनों ने फिर बुलाया तो रोक ना सकी थी खुद को। मुंह से ना करती रही मगर चली गई। पार्टी का पूरा मजा लिया, मगर इस बार रोना नहीं आया। दलदल में जो फंस चुकी थी
फिर यह क्रम हर महीने चला। मैंने सोचा यह सब एक दिन खुल ही जाएगा। उधर तजीन एक और दलदल में फंसाने जा रही है, किस ऑफ लव मूवमेंट में। जी हाँ, किस ऑफ लव मूवमेंट में शामिल होने के लिए कह रही है। एक संगठन के ऑफिस के सामने मूवमेंट में शामिल लड़के लड़कियां एक दूसरे को सबके सामने लिप लॉक किस करेंगे। इससे वह मॉरल पुलिसिंग के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे। इससे वह मॉरल पुलिसिंग के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे। चोरी छिपे उसने हम सबको 2-2 हज़ार रुपये भी दिए हैं। यह सारा काम तजीन और उसका एक दोस्त पैट्रिक चौधरी मिलकर कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ही वह करने वाले थे, लेकिन लड़के लड़कियों की कम संख्या के कारण अगले हफ्ते करने का निर्णय लिया था। यह बात तो छिप ही ना पाएगी, बाकी बात सारी बातें भी खोल देगी अलग से। आखिर फ़ायदा क्या इन सारी चीज़ों का। मुझे नहीं रहना अब इस दलदल में। अब ट्यूशन सच में ही पढ़ाऊँगी, सचमुच पढ़ाऊँगी, अपने घर पर ही पढ़ाऊँगी। भाई बहन को भी शामिल कर लूँगी। चैटिंग से कम पैसा नहीं आएगा। कल जाकर तजीन को वापस कर दूँगी मोबाइल। कह दूँगी कि नहीं करनी चैटिंग, नहीं बर्बाद करनी अपनी नींद, सेहत, भविष्य और घर की इज्जत। नहीं शामिल होना तुम्हारे किस ऑफ लव मूवमेंट में। नहीं चाहिए 2,000 रुपये। नहीं बनना किराए का टट्टू। नहीं जाना अब लाइफ वेब पार्टी में। जब मैं यह निर्णय लेकर लेटी बिस्तर पर तो बड़ा रिलैक्स महसूस कर रही थी, बड़ा हल्का महसूस कर रही थी। मोबाइल ऑफ कर बैग में रख दिया था। अगले दिन सुबह 9 बजे ही घर वाले फ़ोन पर नमिता का फ़ोन आया। वह बड़ी घबराई हुई बोली थी, तुमने पेपर देखा? मैंने कहा था नहीं। मैंने उसे यह कभी नहीं बताया था कि मेरे यहाँ पैसे के कारण पेपर नहीं आता। उसने बताया कि पेपर में तजीन की फ़ोटो निकली है, उसकी किसी ने हत्या कर दी है। उसे बड़ी बुरी तरह से रेप करने के बाद मारा गया है। पुलिस को हॉस्टल से कई मोबाइल, करीब 1 लाख रुपए और कई आपत्तिजनक कागज़ मिले हैं। हम सबके पास जो चैटिंग के मोबाइल हैं यह भी उसी के हैं। क्या करा जाए? कुछ ही देर में हम तीनों ने आपस में बात करके सारे मोबाइल कॉलेज जाते समय रास्ते में पड़ने वाले बहुत दिन से खुले पड़े एक गटर में फेंक दिए। उन्हें फेंकने से पहले तोड़कर कई टुकड़े कर दिए थे। उस दिन हम तीनों शाम तक साथ थे, मगर कोई बात नहीं कर रहे थे। हम तीनों इतने सहमे हुए थे कि उसी पेपर में किस ऑफ लव मूवमेंट के सूत्रधार की गिरफ्तारी की फ़ोटो सहित खबर को पढ़कर भी एक शब्द नहीं बोल पाए थे। वह दोनों सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस खबर ने हमारी दहशत और बढ़ा दी थी। मेरी नज़रों के सामने तजीन की बिंदास तस्वीर आ रही थी। उसका खुलकर हंसना, बोलना, बेलौस बातचीत और बोल्ड पहनावा भी। मुझे पूरा यकीन है कि उसका वह 1.5 बरस का साथ मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी। आखिर उसी की वजह से तो घर को आर्थिक मजबूती मिली थी। भले ही उसके कारण हतप्रभ करने वाले अनुभव मुझे जीवन भर कुरे देते रहेंगे। और अब जो घर पर ही इतने दिनों से ट्यूशन पढ़ाकर पैसा कमा रही हूँ, इसके पीछे भी अंततः है तो वही भी। धन्यवाद मित्रों।